हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एएम कोर। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होने वाला है। चैप्टर 4 से लिंक करता है ये। तो हम आपने अगर चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है तो चैनल पे उसकी वीडियो अपलोडेड है, पढ़ लीजिए जाके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। इसमें नोट्स तो मिल ही जाएंगे ये आपको टेलीग्राम चैनल पर। प्लस इसमें सारी की सारी एनसीईआरटी कवर्ड है और जितने भी इंटेस्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे आपके लग जाएंगे ईजिली। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें दो लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो भी मास है उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ रखा था फिजिक्स वाले चैप्टर में, सेम वैसा ये भी है। इसका मतलब क्या था, जो मास रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है इसी पे बेस्ड। देखो पढ़ते हैं इसको पहले। एक रिएक्शन में एक सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम और एक वो रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ में। तो सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट मतलब जो हमें मिलता है रिएक्ट होने के बाद जो हमें मिलता है, ठीक है, CO2 वाटर और सोडियम एथेनोएट मिल रहा है। तो देखो जब भी हम रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो 5.3 और 6 हमारा 11.3 आ जाएगा। प्लस जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हमारा 11.3 आ जाएगा। इससे हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वेरीफाई हो रहा है। क्लियर? देखो जो भी मास रहेगा पहले रिएक्टेंट का, बाद में प्रोडक्ट का भी वही मास रहेगा। ये बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास में। खत्म। ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर हम पानी से भरा टैंक लेते हैं, उसमें कहीं से भी कोई भी पानी का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं एक, ठीक है, तो उसका जो रेशियो होने वाला 1:8 होने वाला है। कैसे आया ये समझाता हूँ। देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 1 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास हमने पढ़ा था 16 होता है, तो 2 और 16 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो ये हम अगर पूरे टैंकर में से कहीं से भी पानी लेते हैं, यहाँ 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 से लेते हैं, जो रेशियो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। हमने देखो चैप्टर 4 में पढ़ा था कि डाल्टन साहब ने बताया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ नहीं होता, जो कि बाद में गलत हो गया था। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, एटम्स आर इंडिविजिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम से छोटा कुछ नहीं होता, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट बाद में गलत हो गया। सारे मैटर किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जिसको एटम बोलते हैं। हाँ, ये बात सही थी इनकी। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अगर एक आयरन है तो आयरन के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम मास होगा उनका। ये बात इनकी सही थी। अगला देखो, आइडेंटिकल वालों का आइडेंटिकल होगा, सॉरी हाँ, आइडेंटिकल वालों का आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर हम आयरन और सिल्वर को कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो इन्होंने ये बातें बोली थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। अगला है एटम कंबाइन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। देखो अभी हमने पढ़ा था कि H2O किससे बना है? छोटे छोटे एटम से बना है, H और O के एटम से बना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर था। तो इन्होंने जितनी भी एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, वो सारे के सारे इनके पोस्टुलेट लगे वो सही थे, बस एक गलत था, ये वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बनता है इनके पोस्टुलेट से कि कौन सा पोस्टुलेट ऐसा है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। तो पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एटम होता क्या है। अभी हमने पीछे पढ़ा है एटम क्या होता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि जिससे सारा का सारा चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, मेजर करते हैं एटम को, मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। सिंबल क्या होता है? सिंबल इसको IUPAC देता है। IUPAC का फुल फॉर्म आ सकता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, लिख लेना आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी हम लोग देखो, जैसे आयरन जो है वो Fe होता है इसका सिंबल। ठीक है, कहाँ से आया? फेरम से आया। गोल्ड का क्या होता है? AU। कहाँ से आया? ऑरम से आया। तो ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एटम है जिनका जो सिंबल है वो अलग वर्ड से आया है। ठीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे कि जो सिंपल सिंबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, ठीक है, हीलियम का He हो गया, तो इनके तो वर्ड्स पहले के 2 लेटर से ही उठा लिए गए हैं। ये सब इजी है याद करने में, बट कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि अलग वर्ड से उठाए गए हैं। ठीक, अब एटॉमिक मास किस में नापते हैं? देखो एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं AMU में। ठीक है, AMU क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और U भी इसको बोलते थे, यूनिफाइड मास। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? इक्वल होती है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब जो C12 एटम होता है इसके 1/12 पार्ट के बराबर होता है एक AMU। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों को, एकदम एकदम क्लियर है। देखो यार, एक AMU किसके बराबर है? 1/12 ऑफ C12।
1/12 ऑफ C12, खत्म। ठीक है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। हाँ, अगला आता है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। आयन क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम को जब जोड़ देते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि देखो, मॉलिक्यूल सेम नंबर से बन सकता है, जैसे O2, ठीक है, दो O जुड़ गए तो O2 बन गया। तो सेम एटम अगर कंबाइन हो रहे हैं तो भी मॉलिक्यूल है। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं जैसे कि H2O, तो वो भी क्या है? मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। सेम एलिमेंट से भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट से भी कंबाइन हो सकते हैं। एटमिसिटी क्या होती है ये आपको नहीं पढ़ना उतना ज़्यादा, बट हम लोग अगर पढ़ना चाहें, देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है वही उसकी एटमिसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आयंस क्या होते हैं? आयंस चार्ज पार्टिकल होते हैं, या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। अगर कोई, जैसे कि ये रहा Cl-, Cl- क्या है? निगेटिवली चार्ज है तो इसको एनायन बोलेंगे, और Na+ पॉजिटिवली चार्ज है इसको कैटायन बोलेंगे। ये चीज़ भी पढ़ाऊंगा आपको कि Na+ Cl- कैसे आता है, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में, जब आपको वैलेंसी सिखाई जा रही होगी। देखो, बहुत ईजी है वैलेंसी सीखना। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो Na+ है, यहाँ पर Na+ का नंबर कितना होता है? 11। इसको अगर हम Kl में फिल करेंगे, 11 है, पहले 2 भर जाएगा, फिर कितना बचा? 9। तो यहाँ पे 8 भरेंगे, देन 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 8 10, 10 और 1 11। तो लास्ट में कितना है? 1। एक इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा, क्योंकि आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ऑक्टेट रूल पढ़ा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट एटम में, सॉरी, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको एक अपना लूज करना पड़ेगा। जब भी ये लूज करता है कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, क्योंकि उसने क्या किया है? पॉजिटिव काम किया है, मतलब उसने एक लूज किया है, ठीक है, किसी को डोनेट किया है। डोनेट करना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो Na के पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता, +2 आ जाता, 3 होता, +3 आ जाता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना है? 1 है, तो +1 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज आया है Na+। देखो, Cl- को भी समझ लेते हैं। Cl- कैसे आया? Cl का नंबर कितना होता है? 17। तो Klm में अगर फिल करेंगे तो 2 8 और 7। क्लियर है? देखो, इसको फिल करने के लिए कितना चाहिए? अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए 7 है, एक और कहीं से मिल जाए तो 8 हो जाएगा। देखो, 7 ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। कभी क्वेश्चन आए क्यों नहीं 7 लूज कर सकता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये एक आराम से लूज कर देगा क्योंकि एक छोटा सा है, लूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 ले नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये एक लेगा किसी से, तो ये माइनस काम करेगा, मतलब उधार ले रहा है, तो -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। Cl के ऊपर कितना आ जाता है? -1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से Cl- और Na+ आए हुए हैं। अब देखो, ये दोनों मिलके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनायन और कैटायन कैसे वर्क करता है, क्या होता है एनायन और कैटायन। यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको ध्यान से, ठीक है। अभी पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले Na+ और Cl- का समझते हैं। बहुत ईजी था ना, वो हमने पढ़ा था। Na के ऊपर कितना चार्ज आया था? +1। Cl के ऊपर कितना चार्ज आया था? -1। देखो, +1 इसका नीचे लिख लेंगे और इसका -1 यहाँ लिख लेंगे। क्लियर इतना? मल्टीप्लाई कर लेंगे, Na1 Na और Cl तो ये NaCl फॉर्मूला बन गया, खत्म, ठीक है। इतना ज्यादा इजी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, मैग्नीशियम उठाते हैं, Mg+2 ये रहा, और Cl- हमें पता ही है कैसे आया, ठीक है। देखो, Mg जो +2 है इसको नीचे लिखो, Cl- नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg1 Mg और Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से MgCl2 अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। Al की बात करते हैं। Al का कितना होता है? एल्यूमिनियम +3 शो करता है। Al के नीचे हम कितना लिखेंगे? 3 लिख देंगे, और O के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो O के पास 3 आ जाएगा, Al के पास 2 आ जाएगा, तो Al2O3 हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो, यहाँ से याद कर लोगे तो सारा कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहले ये वाले याद करो, देन आप लोग ये वाले याद कर लो, ऐसे करके याद कर लेना। बहुत ईजी बनता है अगर फॉर्मूला बनाना सीख गए आप लोग तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। देखो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो मॉलिक्यूल का मास है। और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जो पूरे फॉर्मूला का मास है। देखो, समझते हैं क्लियर वे में। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले समझते हैं। एक मॉलिक्यूल में उसका टोटल मास कितना है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? H का मास होता है 1, नाइट्रोजन का 14 और O का 16 होता है, लेकिन O कितने यहाँ पे 3 है टोटल, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H1 H, सॉरी, 1 1 आ गया, 14 का 14 आ गया और 16 3 48 आ गया। सबको टोटल कर लेंगे तो 63 U आ जाएगा। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट।
अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। उस मॉलिक्यूल का कितना मास है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। जैसे H2O, H कितना है 1, लेकिन 2 H हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। O कितना है 16, ये देखो यहाँ पे वही किया है, 2 × 1 + 16 = 18 EU, ठीक है। अब अगला है फॉर्मुला यूनिट मास, बहुत इजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ही होता है फॉर्मुला यूनिट, बस हम इसको क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, जैसे कि NaCl के लिए निकालते हैं, सेम ही तरीके से निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो घबराना वबराना नहीं है इसमें। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखो बहुत ईजी है, मोल्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बहुत ईजी है, मोल्स का एक फॉर्मुला होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन मास होगा अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ पे गिवन कितना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, O2 होता है हमेशा, ऑक्सीजन गैस कैसी होती है O2 की तरफ होती है, तो 16 × 2 32 आ जाएगा, और गिवन कितना है 12, तो 12 ऊपर रखेंगे, तो हमारे यहाँ से वैल्यू निकल आएगी मोल्स की 0.375। नेक्स्ट आता है मास कैसे निकालेंगे, बहुत इजी था भाई, देखो मोल्स बराबर होता था गिवन मास अपॉन में टोटल मोलर मास, ठीक है। हमें मोलर मास दिया हुआ है, दिया नहीं तो निकालेंगे 16, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एटम पूछा है, ठीक है, यहाँ पे गैस नहीं पूछा, एटम पूछा है, तो 16 रखेंगे 16, और हमें मोल्स दे रखे हैं 0.2, तो 16 0.2 कर देंगे, 3.2 हमारा वैल्यू आ जाएगी। लास्ट बचा ये तो हमने कर चुके हैं। 8 ग्राम ऑफ S8 में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ये अगर बहुत हार्ड कोई पेपर आता है तब पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली, ठीक है। देखो S का मास कितना होता है 32, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो मोलर मास है वो आ जाएगा 256 ग्राम। मोल से निकालेंगे 8/256 कर देंगे, ठीक है, 8/256, तो हमारा मोल्स निकल आएंगे 0.03125। इसको हम जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स निकल आता है। बस इतना ही समझना था, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा।